हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग दो सिस्टम पढ़ने वाले हैं, एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम देख चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोग ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करना सीख गए। ग्लूकोज वहां से मिलता है अल्टीमेटली, जो फाइनल हमें मिलती है चीज। ठीक है, और ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग से। तो डाइजेशन से हमें ग्लूकोज मिल गया, ब्रीथिंग से हमें ऑक्सीजन मिल गया। इन दोनों को मिला के एनर्जी बनाना वो किसका काम है? रेस्पिरेशन का काम है। ठीक है, तो पूरा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस चीज में इन्वॉल्व होता है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा सिस्टम को जानने से पहले कि जो ग्लूकोज होता है वो उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के अलग अलग पाथवेज होते हैं। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो हमारा एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और जो पायरुवेट है हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जिसके फॉर्मूले आते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6 और जो पायरुवेट का फॉर्मूला आता है वो आता है C6H4O6 सॉरी C3H4O3। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास पायरुवेट का। तो जब ग्लूकोज से पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है तो ये ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। बट अल्टीमेटली जब पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है तो वो 3 अलग अलग पाथवेज में ब्रेकडाउन होता है। उसमें उसे मिलता है सबसे पहले वाले केस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। सेकंड केस में उसे मिलता है कम ऑक्सीजन, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जो थर्ड केस होता है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन पूरी पूरी मात्रा में उसे मिल रहा है। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है यीस्ट में। हम लोग केमिस्ट्री में भी देख चुके हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है या एनारोबिक प्रोसेस होता है, जैसे कि फर्मेंटेशन। तो वहां पे भी यीस्ट वर्क करता है कि आपने कोई ग्रेप जूस लिया, आपने पैक कर दिया, सील पैक कर दिया, ऑक्सीजन उसमें नहीं जा पाएगा, राइट। तो यीस्ट वहां पर वर्क करेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो उसे इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, जो कि आप कार्बन चैप्टर में काफी अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म में आएगा वो। तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। लेकिन जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है सिर्फ 2 एटीपी। क्लास 9 में आप एटीपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बाकी हम लोग थोड़ा सा एटीपी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे अभी। तो सिर्फ 2 एटीपी मिल रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कहा? यीस्ट में। अगर बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की, जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो ये कहाँ हो रहा है? मसल सेल्स में हो रहा है। और जो मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो पायरुवेट होता है वो ब्रेकडाउन, उसका जो पाथवे होता है तो वो ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। और लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है C3H6O3। लैक्टिक एसिड के साथ ये भी एनर्जी देगा, लेकिन एनर्जी अगेन कितनी? 2 एटीपी ही मिल रही है। तो याद रखिएगा कि चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, आपको जो एटीपी मिल रहा है जो कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, एनर्जी करेंसी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्लास 9 में पढ़ा है आपने, तो सिर्फ 2 एटीपी मिल रहा है। दूसरी चीज ये भी याद रखनी, जो मसल सेल में जो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको क्रैम्प्स आते हैं। जैसे खेलते खेलते अगर आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो सही नहीं है, तो हमारे मसल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड, जिस वजह से आपको क्रैम्प्स फील होते हैं। जो थर्ड केस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, क्लास 9 में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी मेनली वहीं पर ही प्रोड्यूस करी जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन काफी ज्यादा अमाउंट में अबंडेंट है, तो इस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, साथ में एनर्जी देगा। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ एनर्जी मिलती है तो 38 एटीपी मिलती है। तो बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है यहाँ पर एज कम्पेयर टू दीज। सेम ग्लूकोज, सेम पायरुवेट, बट जो ब्रेक डाउन का पाथवे है वो माइटोकॉन्ड्रिया में 38 देता है, बट एब्सेंस में फालतू का इथेनॉल और फालतू का लैक्टिक एसिड निकलता है। साथ में आपको जो एनर्जी मिलती है वो काफी कम मिलती है। अब चाहे वो 2 मिले या 38 मिले, लेकिन मिल रही है वो एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और हमारे पास एक सिंगल फॉस्फेट है। ठीक है, इस फॉस्फेट को एडीपी के साथ ज्वाइन कराने के लिए हम इस एनर्जी को यूज करते हैं। इस एनर्जी से इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करा के हम बनाते हैं एटीपी मॉलिक्यूल। सिंथेसाइज कर लिया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी इसे सेव करके रख लेते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है तब हम इस एटीपी को ब्रेक करते हैं, और जब इस एटीपी को ब्रेक करते हैं तो हमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी को यहाँ पर ना दिखा के आप चाहो तो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो कि जब ये दोनों होते हैं तो साथ में आपको एनर्जी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मिलाने की एनर्जी होगी एटीपी। एटीपी जब ब्रेक होगा तो एडीपी फॉस्फेट और साथ में रिलीज करेगा एनर्जी। और उस एनर्जी को आप किसी भी चीज में, चाहे सेल को बनाने के लिए या सेल को रिपेयर करने के लिए या जहां पर ग्रोथ की जरूरत है वहां पर आप उस एनर्जी को भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडीपी, फॉस्फेट, सब कुछ हमारा हो गया।
अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की, ठीक है, प्लांट्स की, अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो रात के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका रिलीज होता है, और डे के टाइम पे क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, तो दिन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, हमारा मेन जो टॉपिक था पाथवे का वो हमारा सारा का सारा खत्म हो चुका है। यहाँ पर किस चीज का चल रहा है, अभी ट्रीज का चल रहा है, प्लांट का चल रहा है, कि वो सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा है एनसीईआरटी वाला कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैसे करते हैं, एनिमल्स कैसे करते हैं। तो प्लांट्स को बता रहा है अलग अलग टाइम पे होता है, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और दिन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में भी हमें कंपेयर करा जा रहा है फिशेस के साथ। अगर एक एक्टिविटी है वहां पर, एक्टिविटी भी बोलते हैं कि आपको एक्वेरियम अगर आपके पास है तो आपको फिश का काउंट करना है कि फिश कितनी बार अपने मुंह को खोल रही है और बंद कर रही है। मुंह खोल रही है, बंद कर रही है, क्यों? क्या वो खाना खाने के लिए? नहीं, वो ऑक्सीजन लेने के लिए कर रही है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 9 डायवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा है कि पाइसेस अलग होते हैं, मैमल्स वगैरह अलग होते हैं। जो पाइसेस हैं वो आपके गिल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, और जो हमारे मैमल्स होते हैं वो लंग्स यूज करते हैं। तो गिल्स में क्या होता है, जो वाटर होता है वो मुंह से लेती हैं फिशेस, और जो उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं वहां से वो वाटर निकालती हैं। जब वाटर वहां से निकलता है तो जहां पर गिल्स होते हैं, गिल्स रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड से। अब ब्लड वहां पर, तो ब्लड क्या करता है, डायरेक्टली वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। और दूसरा, फिश के पास 2 चेंबर होते हैं, ह्यूमंस के पास 4 चेंबर होते हैं, तो इस वजह से भी डिफरेंस होता है। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई फैक्टर, एक फैक्टर आपने देख लिया 4 चेंबर 2 चेंबर वाला, ठीक है। दूसरा फैक्टर आपने देख लिया कि वाटर से एकदम से लेना पड़ता है, मुश्किल होती है, और इसी में चाहे पॉइंट इंक्लूड कर लो चाहे आप अलग से लिख लो कि जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एयर। एयर में ऑक्सीजन बहुत है तो हम लोग इजीली ले सकते हैं, तो उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अस। तो कंपैरिजन जो फिश और ह्यूमंस के बीच में आता है। तो ये बात आ गई रेस्पिरेशन की। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ह्यूमंस की। तो अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, जो एयर लेते हैं वो लेते हैं और पूरा जाके वो अल्टीमेटली कहा जाते हैं लंग्स, और लंग्स के अंदर जो मेन पार्ट है एल्वियोलाई में। तो हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे किस तरीके से होता है। तो पहली चीज, जो भी यहाँ पर ऑक्सीजन का, चाहे प्लांट की बात करें चाहे फिश की बात करें, कि किसी को भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना है तो उन्हें ध्यान देना होता है कि जो जिस सरफेस पे एक्सचेंज होगा वो बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट होनी जरूरी है। ठीक है, बहुत फाइन सॉफ्ट डेलिकेट होनी जरूरी है, ये वर्ड्स यूज करेंगे आप वहां पर। तो अगर वो सॉफ्ट है तो बहुत ऑब्वियस है वो बॉडी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी के बाहर है तो उसके खराब होने का डर। तो बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे कि लंग्स हो गए हमारे लिए, तो वो उसे बॉडी के अंदर रखते हैं, सॉफ्ट है, डेलिकेट है, रिब केज होता है उसे बचाने के लिए। अब अगर बॉडी के अंदर है तो कोई ना कोई पाथवे होना चाहिए, क्योंकि हमें एयर चाहिए और लंग्स तक पहुंचानी है, उस ऑर्गन तक पहुंचानी है। ठीक है, तो हमें एक पाथवे भी चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारा ऑर्गन होगा वो सॉफ्ट होगा, डेलिकेट होगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपनी सरफेस एरिया इंक्रीज करने की। ठीक है, जितना ज्यादा वो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी गैसियस एक्सचेंज की। ठीक है, तो जैसे हमने देख लिया स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू इंक्रीज सरफेस एरिया क्या यूज करते हैं, एल्वियोलाई। जैसे कि आपने देखा भी होगा जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, कैसे होता है, हमारा डायफ्रैगम होता है, तो डायफ्रैगम हमें हेल्प करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी डायफ्रैगम थोड़ा उठ रखा है, दूसरे टाइम पे कैसे होता है, फ्लैट होता है। जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो डायफ्रैगम नीचे हो जाता है और यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड होती है जो एल्वियोलर होती है, ठीक है, वो एक्सपैंड होती है, लंग्स एक्सपैंड करते हैं। फिर डायफ्रैगम ऊपर जाता है और जो ब्रीथिंग किया होता है, जो इनहेल की होती है एयर, वो एक्सहेल कर जाती है, तो डायफ्रैगम उसमें भी हमारे हेल्प करता है। ठीक है, सरफेस शुड बी फाइन एंड डेलिकेट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे करके आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट होता है हमारे पास नेसल कैविटी, नॉस्ट्रल। यहाँ पर हमें 2 चीजें मिलती हैं। ठीक है, नॉस्ट्रल में फाइन हेयर एंड म्यूकस। चाहे फाइन हेयर की बात हो चाहे म्यूकस की बात हो, ये दोनों के दोनों करते क्या है, जितना भी डस्ट या डर्ट पार्टिकल कुछ भी एयर के साथ हमारे लंग्स में एंटर करने वाले होते हैं तो ये इसको यहीं पर ही रोक देते हैं। ठीक है, तो फाइन हेयर्स प्रेजेंट है और साथ में म्यूकस प्रेजेंट है, दोनों चीज मिलके किसी भी फिल्टर कर देती है जिस भी डस्ट पार्टिकल को, तो जो अब एयर आ रही है वो क्लीन एयर आएगी। ये पूरी की पूरी जो कैविटी है, ठीक है, ये बकल कैविटी होती है, ये नेसल कैविटी होती है, और इन दोनों को मिला के आपका फेरिंक्स कहलाता है। ठीक है, तो फेरिंक्स हो गया जिसमें नेसल कैविटी और बकल कैविटी आ गया। उसके नीचे आते हैं तो आता है हमारे पास लैरिंक्स। तो फेरिंक्स में आ गया नोज प्लस माउथ,
और लैरिंक्स की बात करते हैं तो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स में क्या होता है, काफी ढेर सारी पतली पतली मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। और जब हम लोग एयर एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने पर ये जो मेम्ब्रेन होती है वो हिलती है, वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसे एडम सेपल भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो पूरा का पूरा ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया में छोटे छोटे रिंग्स होते हैं जिसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पाइप है वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। उसमें सी शेप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। वो क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे, ठीक है। कि अगर वहां पर विंड नहीं है या बाय चांस किसी भी प्रेशर की वजह से वो कोलैप्स करने का डर है, तो इस वजह से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये इंश्योर करती है कि वो आपका कोलैप्स ना हो। अब ये जो आ रहा है, ठीक है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो लंग्स होते हैं दोनों साइड में। मैंने एक ही साइड में अच्छे से ड्रॉ किया है। तो जब ये डिवाइड होता है तो सबसे पहले इसमें आता है ब्रोंकाई। ये देखिए इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ क्या निकल रहा है आपके, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे में डिवाइड होता है, और जो डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है, ब्रोंकाइलस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत सारी चीजों का अलग अलग टीचरों का अलग अलग होता है। कोई ब्रोंकाइलस बोलेगा, कोई ब्रोंकियोलस कहेगा, ठीक है, कोई एल्वियोली कहेगा, कोई कुछ और कह देगा उसको, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है प्रोनाउंसिएशन। बात करते हैं ब्रोंकाइलस की। ब्रोंकाइलस के एंड में होती है एल्वियोली, ठीक है। तो एल्वियोली ही है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा भी है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और है क्या वो एल्वियोली। एल्वियोली बहुत ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपैंड करती है अपना, ठीक है। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, बट अगर उसे एक्सपैंड करना चाहे, अगर हम लोग उसे बाहर निकाल के रख दे तो कितना एरिया कवर करेगा, 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर लगभग आपका शायद 2 टेनिस कोर्ट के इक्वल होगा, इतना एरिया कवर कर सकता है वो, इतना ज्यादा अच्छा एफिशिएंट होती है एल्वियोलाई, ठीक है। तो किसकी वजह से, ये आपने पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझ लिया। यहाँ पे बीच में एक एपिग्लॉटिस भी आता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में या फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने में हेल्प कर सकता है। आप ये बोल सकते हो कि जो फूड होता है वो विंड पाइप में ना जाए, ये इंश्योर करना किसका काम है, एपिग्लॉटिस का। तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो जब खाना आता है तो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, सो दैट फूड सीधा कहाँ जाए, इसके पीछे ईसोफेगस में, ठीक है, फूड पाइप में, और विंड पाइप को बंद कर देता है। और जब सांस लेने जो तो उठ जाता है, सो दैट वहां से आप विंड पाइप में एयर जा सके, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में जरा डिस्कस कर लेते हैं। नॉस्ट्रल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया सब हमारे डिटेल में डिस्कस हो चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर सब कुछ ये होता कैसे है। तो अगर मैं आपको बोलूं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलस एंड ब्रोंकियोलस के ऊपर एल्वियोली, इस टॉपिक को समझाने से पहले छोटा सा एक टॉपिक आपको बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के बारे में। जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम तो मैं काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो कैपिलरीज आखिर होती क्या है, तो आपको समझने में ये टॉपिक भी आसान होगा। अगर हम बात करते हैं आपसे आर्टरीज की, तो आर्टरीज कैसी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, देन वो डिवाइड होती है फर्दर, एंड वो डिवाइड होकर फाइनली किसमें कन्वर्ट होती है, कैपिलरीज में। कैपिलरीज बहुत पतली होती है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो कितनी होती है, वो 1 सेल थिक होती है, जो उसकी थिकनेस है वो क्या है, 1 सेल थिक। एंड देन उसके बाद ये ज्वाइन होती है, ज्वाइन करके क्या बनाती है, वेन्स। मतलब कि आर्टरीज जाती है हमारी बॉडी से हर एक ऑर्गन तक, ठीक है। एंड देन वहां पर कैपिलरीज बढ़ जाती है, कैपिलरीज हर एक सेल को और जो ब्लड देना होता है वो देती है, एंड देन उसके बाद वो वेन्स में अल्टीमेटली कन्वर्ट करके वेन्स वापस ब्लड हार्ट में ले आती है, ठीक है। ये नॉर्मल समझा दिया। अब मैं आपको मेनली समझाना चाह रहा था कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज बहुत पतली ट्यूब्स होती है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, बट ये बहुत बहुत ज्यादा पतली होती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको दिखता होगा जो हमारी वेन्स होती है कि ठीक है ये वेन्स जा रही है, ठीक है, हाथों में आपको यहाँ वेन्स दिखते हैं जो भी। तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर मेरे को मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पर वेन दिख रही है और मैं यहाँ ना कट करके यहाँ कट करूँ तो ब्लड नहीं निकलेगा। जरूरी नहीं कि वेन्स ही कटेगी तो ये ब्लड निकलेगा। जब आप कट करेंगे तो यहाँ वेन्स नहीं कट रही, शायद वहां पर कैपिलरीज कट रही है। कैपिलरीज दिखती नहीं लेकिन बहुत पतली होती है, ठीक है। अब कैपिलरीज होता कैसे है आपको समझना कुछ इस तरीके से है कि सपोज कर लीजिए ये आपका ब्रोंकाई है, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाइलस आता है, ठीक है, या ब्रोंकियोलस आता है, कुछ भी बोलिए। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एल्वियोली, ठीक है। तो ये क्या आपके पास एल्वियोली, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस, ठीक है, फर्दर डिवाइड होकर लास्ट में क्या है, एल्वियोली। एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज क्या है, पतली पतली मेम्ब्रेन, पतले पतले वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये कौन से हैं, एल्वियोली, सॉरी कैपिलरी। तो एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरी कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ पर अगर देख के आपको लग रहा है कि लॉलीपॉप है तो सॉरी, ये लॉलीपॉप नहीं है, ये एल्वियोलाई है। मैंने इस बनाने की कोशिश करी है कि जो ब्लैक कलर का राउंड जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर वो हो गया एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के ऊपर जो रेड कलर के जा रहे हैं ये क्या है, कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज ने इसको बहुत अच्छे से पकड़ा होता है,
ठीक है, मतलब मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश होती है। एल्वियोलाई के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ भी चीज इन एंड आउट जा सकती है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है तो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ही जाएगा। तो ये है आपके पास एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के ऊपर आपके पास कैपिलरीज लगी है। अब आराम से सोचना, जो एयर हम लोग इन ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, उसमें बहुत ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो कम होगी। लेकिन जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम है और वेस्ट ज्यादा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो एल्वियोलाई में ब्लड है, सॉरी एल्वियोलाई में जो एयर आई है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है और एल्वियोलाई में आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब एल्वियोलाई सॉरी कैपिलरीज एल्वियोलाई के कांटेक्ट में है तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में से कैपिलरीज में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और कैपिलरीज में ऑक्सीजन लो कॉन्सेंट्रेशन में है। और डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन नहीं था अब वो ऑक्सीजन जा चुका है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम थी। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में से एल्वियोलाई में चली जाएंगी और जब एल्वियोलाई में जाएंगी तो फाइनली एल्वियोलाई से निकल के दोबारा ब्रोंकाई से निकल के बाहर, राइट। तो ऑक्सीजन यहां पर चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर चला गया। इनहेल और एक्सहेल ऐसे चलता रहता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया एल्वियोलाई का फंक्शन, ठीक है। एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आता वीडियो लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, जिस भी तरीके से, ठीक है। तो आपको आर्टरीज क्लियर हो गया है, एल्वियोलाई यहाँ पर हो गया, ठीक है। लास्ट चीज बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में कि अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, तो उसकी जो बॉडी होती है वो सरफेस से टच होती है हमेशा। वो कहीं से भी ऑक्सीजन ले सकता है, ठीक है। वो कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है, वो कहीं से फूड पार्टिकल को खा सकता है, कहीं से भी वेस्ट को निकाल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है हर काम के लिए, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की तो अमीबा को अगर ऑक्सीजन लेना है मान लीजिए तो एक जगह से लेना चाहता है, कहीं से भी डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी की नीड को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक सेल कांटेक्ट में नहीं होता एटमॉस्फेयर के, तो हर जगह से अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है भाई मेरी मेम्ब्रेन है एपिडर्मिस, ऊपर की मेम्ब्रेन है वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो कहीं से भी ऑक्सीजन को ले लेगी, बट उसके नीचे की मेम्ब्रेन का क्या, ठीक है। उसके और नीचे जो ऑर्गन्स है, बोन्स है, सबको ऑक्सीजन चाहिए, उनका क्या, वो कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन वर्क नहीं कर सकता। और अगर डिफ्यूजन करता होता, मान लीजिए कि अगर डिफ्यूजन कोशिश कर रहा है कि चलो हार्ट में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ गया, उसे मेरे टो तक पहुंचना है, और कौन किसकी हेल्प से पहुंचा रहे हैं हम लोग? डिफ्यूजन की हेल्प से पहुंचा रहे हैं। तो डिफ्यूजन की हेल्प से एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हार्ट से लेकर टो तक पहुंचाने में 3 साल का वक्त लग जाता है। इतना स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन थैंक्स क्योंकि हमारे पास हेमोग्लोबिन है, ठीक है। हमारे पास क्या है? आरबीसीज है। आरबीसीज में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन क्या होता है? एफिनिटी। एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये एफिनिटी, बल्कि एक नहीं 2-3 वर्ड लिख रहा हूँ। एक एफिनिटी इसके साथ जरूर जोड़िएगा और एक जोड़ना इसके साथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जब भी आपको हेमोग्लोबिन के बारे में लिखना हो तो आप बोलेंगे हेमोग्लोबिन क्या होता है? आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। एंड इसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है, मतलब कि ऑक्सीजन को पकड़ने की कैपेसिटी समझ सकते हैं आप, कि हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ग्रिप करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ब्लड में, ठीक है। अगर कभी भी आप ब्लड टेस्ट कराने भी जाते हैं, कभी जनरली हम लोग ये कभी मेजर नहीं करते कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना लीटर्स में प्रेजेंट है। मैं क्वांटिटी से मतलब नहीं, लेकिन हमें किस चीज से मतलब है कि हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली गर्ल्स में वैरी करता है, 10, 11, 12 ठीक माना जाता है, ठीक है। 12 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, 13, ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, 7, 8, 9 इतना ही कम होता है। बॉयज में 13, 14, 15 नॉर्मल है, मतलब 15 भी अच्छा है, 16 भी काफी अच्छा है, बट 11, 12 नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पर हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। अब चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था कि डाइजेशन के टाइम पे ग्लूकोज
प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन पूरा कर दिया, ब्रीथिंग होगी, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, एनर्जी बन गई, वेस्ट क्रिएट हो गया। अब वेस्ट को भी कहाँ पहुंचाना है, आपके एक्सक्रीशन तक पहुंचाना है। तो पहले जो ग्लूकोज है उसे भी हर जगह बॉडी में पहुंचाना है, जो ऑक्सीजन है उसे भी हर जगह बॉडी में पहुंचाना है, और जब एनर्जी के साथ वेस्ट बना रहा है तो वेस्ट को भी एक जगह से उठा के हर जगह से उठा के एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाना है। ये सारा काम किसका है, ये सारा का सारा काम है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, सब कुछ ये देखता है। अब होता कैसे है, सब कुछ ये हार्ट का डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन इसको भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में बताऊंगा। जो बुक में टॉपिक है वो पहले ये है, बाद में ये है, लेकिन फालतू का कंफ्यूजन है, पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो तब जाके इसमें ग्रिप बनती है अच्छे से, तो बेटर है कि पहले इसे समझ लिया जाए, देन उसके बाद ये समझने में काफी ज्यादा आसानी होती है। थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना आसान है, मुझे कंपैरेटिवली चारों सिस्टम्स में सबसे आसान सर्कुलेटरी सिस्टम लगता है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आर्टरीज और वेन्स, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आर्टरीज सबसे थिक होती है, कैपिलरीज देखिए, फिर डिवाइड होती है, पतली पतली कैपिलरीज डिवाइड होती है, एंड देन वो पतली पतली मिक्स होती है, थोड़ी मोटी बनती है, लेकिन आर्टरीज से तब भी पतली रहती है वेन्स। तो थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं आर्टरीज की और वेन्स की। तो अगर आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरीज हमेशा जो ब्लड कैरी करती है वो करती है हार्ट से ऑर्गन्स में, ठीक है, इस हार्ट से पूरी बॉडी में या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में कौन पहुंचाएगा, आर्टरीज का काम है, ठीक है। वेन्स का काम क्या है, किसी भी ऑर्गन से या पूरी बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लेके आना, वो काम है वेन्स का, ठीक है। हार्ट टू ऑर्गन या फिर बॉडी, या बॉडी टू हार्ट, या ऑर्गन टू हार्ट बोल सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो हार्ट है वो थिंकिंग ऑर्गन नहीं है, वो क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। वो पंप करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड जा सके, ठीक है, और इवन जाने के बाद वापस भी आ सके हार्ट तक, वो इतना प्रेशर क्रिएट करता है। तो अगर हार्ट टू ऑर्गन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ट से जब ब्लड निकलेगा तो वो प्रेशराइज्ड ब्लड होगा। तो सेकंड पॉइंट इसी से रिलेट होते हैं, प्रेशराइज्ड ब्लड। और जब ऑर्गन टू हार्ट आता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि नॉन प्रेशराइज्ड ब्लड होता है जब वो आ रहा होता है, ठीक है। अब प्रेशराइज्ड ब्लड है तो वहां पर वॉल्व्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रेशर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वॉल्व्स की जरूरत होती है। अब किसी को क्वेश्चन आएगा सर वॉल्व्स क्या होती है, तो वॉल्व्स आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, वो एक यूनिडायरेक्शन फ्लो में आगे ही बढ़ता जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्योंकि प्रेशराइज्ड ब्लड है तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि जब ब्लड निकलेगा तो प्रेशर से निकलेगा, बैकवर्ड फ्लो का कोई चांस ही नहीं है। जब कोई चांस नहीं है तो हम उसमें वॉल्व्स नहीं होती, ठीक है, वहां पर वॉल्व्स नहीं होगी। लेकिन क्योंकि नॉन प्रेशराइज्ड ब्लड है, हो सकता है कि ब्लड बैकवर्ड फ्लो करे, तो वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। तो वॉल्व्स में क्या होता है, ब्लड निकल तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता, तो ये चीज इंश्योर करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती है वेन्स में। अब क्योंकि देखो, अब आप लोग ये देख चुके हो कि इस वाले पॉइंट से ये रिलेटेड है और प्रेशराइज्ड है इससे ये रिलेटेड है, ठीक है, कि वॉल्व नहीं होती। इवन और प्रेशराइज्ड वाले से ही ये भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, आपको पता है, देखो प्रेशराइज्ड ब्लड है। अब अगर प्रेशराइज्ड ब्लड है, अगर वहां की मेम्ब्रेन की हम बात करें तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जिस मेम्ब्रेन से प्रेशराइज्ड ब्लड जाएगा उसे थिक होना जरूरी है, वरना उसके फटने के चांस है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक बैलून मैंने आपको दे दिया, एक फुटबॉल के साइज का बैलून दे दिया और एक फुटबॉल दे दी, मैं बोला दोनों में हवा भरो, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है मैं हवा भरता रहूंगा, एक स्टेज आएगी जहां पे बैलून फट जाएगा, लेकिन फुटबॉल में पूरी हवा भरी भी नहीं होगी, ठीक है। और अगर जितनी भर जाएगी उसके बाद भी आप और भरते रहोगे तो भी नहीं फटेगा। इवन अगर आप फुटबॉल फाड़ भी दो, हटा दो, सिर्फ उसका ब्लैडर निकाल लो और ब्लैडर और बैलून को भी कंपेयर करोगे तो ब्लैडर ज्यादा अच्छे से सह पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैडर की थिकनेस ज्यादा होती है, वो प्रेशर को कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रेशर को कंटेन करने के लिए थिक वॉल होना जरूरी है। यहाँ पर प्रेशर नहीं है तो यहाँ पर थिन वॉल से भी काम चलता है, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। सिर्फ एक केस आता है आपके पास पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है, क्योंकि इसे बाद में डिटेल में डिस्कस करना ही है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कैरी होता है आर्टरी में। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्यों करती है सब कुछ डिस्कस करेंगे। वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिर्फ एक केस होता है जहां पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, ठीक है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो डिस्कस बाद में करेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो है डीपली सीटेड एंड सुपरफिशियल। अगर हम लोग बात करते हैं वेन्स की और आर्टरीज की, तो आर्टरी आपको कभी भी हमारी बॉडी में नहीं दिखती। जो सबसे क्लोजेस्ट आर्टरी होती है वो होती है हमारे यहाँ पर रिस्ट में, ठीक है। वरना आर्टरी जो होती है वो डीप सीटेड होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें प्रेशराइज्ड ब्लड है। अगर गलती से भी आर्टरी बाहर है और वो कट जाए तो बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड निकलेगा, जल्दी ब्लड निकलेगा
और आपकी बॉडी को ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी वो प्लेटलेट्स के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वेन्स की हम बात करते हैं, जितनी भी चीजें हमें दिखती है, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है वो सारी की सारी क्या होती है, वेन्स होती है, पतली पतली वेन्स होती है। ठीक है, जो ब्लड आपका सैंपल लिया जाता है या आपको इंजेक्शन दिया जाता है वो वेन्स के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है, तो वेन्स बाहर होती हैं और उसमें से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, और वो सुपरफिशियल वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सरफेस में होती है, ऊपर ऊपर हमें दिखती है। इवन आप लोगों को थोड़ा ये भी पता होगा कि आप जब भी देखते हैं, किसी मूवी में देखें, किसी कार्टून में देखें, सीरीज में देखें, तो जब भी सुसाइड की बात होती है तो जनरली जब सुसाइड के लिए लोग अगर नस काटते हैं तो वो जनरली क्या कोशिश करते हैं, यहाँ से काटने की। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आर्टरी सबसे क्लोजेस्ट होती है। अगर आपने यहाँ से वेन कट करी है तो वेन से ब्लड लॉस धीरे होता है। ठीक है, और धीरे होगा और बहुत लेट में डेथ होती है, तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि चलो भाई आर्टरीज काट देते हैं सो दैट ब्लड जल्दी जल्दी रिलीज हो और हम डेथ जल्दी हो जाए। लेकिन आर्टरीज क्योंकि डीप सीटेड होती हैं, यहाँ पर भी थोड़ा डीप ही है, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसे कट करना। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आर्टरीज और वेन्स का। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस हो चुका है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेशराइज वॉल्व, थिक वॉल्व, ऑक्सीनेटेड कुछ नहीं होगी। ठीक है, बाकी हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल में भी हार्ट में भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार देखते हैं हार्ट को। यहाँ पर मैंने हार्ट का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। ठीक है, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम बोला जाएगा आप ब्लॉक डायग्राम बनाइए, अगर आपको हार्ट का डायग्राम बोला जाएगा तो जो बुक में बनाया गया है आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ बनाने मुश्किल है, बट बेटा नेफ्रॉन देखोगे तो नेफ्रॉन तो एटलीस्ट आसान है, 3-4 बार प्रैक्टिस करिए आ जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में हम लोग देखेंगे, सबसे पहली चीज हार्ट को लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत करना। हार्ट को ना आप ऐसे लेफ्ट राइट नहीं देखते, हार्ट की तरफ से देखेंगे। तो अगर मेरा राइट ये है तो हार्ट का भी राइट ये वाला होगा, मेरा लेफ्ट ये है तो हार्ट का भी लेफ्ट ये वाला होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्लैक और रेड पेन यूज किया है। मोस्टली ब्लैक वहां पर है जहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, और रेड पेन मैंने वहां पर यूज किया जहां पर ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं बॉडी से। अब बॉडी हमारी जो हार्ट की तरफ भेजेगी वो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ब्लड जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो बॉडी यूज कर चुकी है ऑलरेडी। अब जो ब्लड वापस भेज रही है उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कौन लेके आता है, वीना कावा। वेन से आपकी वीना कावा लेके आती है, तो वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, दोनों के दोनों कहां पर एंटर करती है, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, और डीऑक्सीजनेटेड और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, ये भी कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट पंप करेगा, पंप करके इसे कहां भेज देगा, सीधा लंग्स में भेज देगा। ठीक है, अब कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, तो जो जाएगा यहाँ से वो भी तो डीऑक्सीजनेटेड होगा। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है यहाँ पर भी। अब यहाँ पे आपको देखना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ऑर्गन टू हार्ट जाता है तो वेन्स लेके जाता है, या फिर बॉडी टू हार्ट, तो बॉडी बोलो या हार्ट बोलो, जब वो बॉडी टू हार्ट जाएगा तो वेन्स लेके जाएगी, फाइन। लेकिन हमने पढ़ा है कि हार्ट से चाहे हार्ट टू ऑर्गन आर्टरीज लेके जाती है, तो हार्ट से कौन जा रहा है, हार्ट से ऑर्गन, ये रहा हार्ट और ये रहा आपके पास लंग्स ऑर्गन। हार्ट से जब ऑर्गन में जा रहा है तो कौन लेके जाएगी, आर्टरीज। अब यहाँ पर क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट यही आ रहा है कि आपको पता है कि आर्टरीज ही हैं जो लेके जाएंगी, क्यों, क्योंकि हार्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो ब्लड जाएगा चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो, मेन कंसर्न क्या है, प्रेशराइज्ड ब्लड है। अगर आप ये बोलोगे नहीं सर हमें तो पता है कि वेन्स ही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो अगर आप बोलोगे हाँ भी हार्ट के बाद यहाँ पर वेन्स ही होंगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे, तो बेटा आपको ये भी देखना पड़ेगा इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि अगर आप यहाँ पर वेन्स यूज करेंगे तो वेन्स के फटने के चांस है, क्योंकि वेन कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। तो क्योंकि आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं और यहाँ से हार्ट से प्रेशर ब्लड जाएगा, तो यहाँ पर आर्टरीज ही चाहिए, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्यों ना कैरी करना पड़े। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, आर्टरीज कर रही है, इस वजह से इसको स्पेशल नेम दिया है पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ चला गया ब्लड, लंग्स में चला गया। लंग्स आपने अभी अभी ऑलरेडी पढ़ा है, क्या एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई में कैपिलरीज होती हैं। अब एल्वियोलाई तो आपने यहाँ पढ़ लिया, कैपिलरी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यही है कैपिलरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है यहाँ लंग्स में जाके कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, आर्टरी कैपिलरी में डिवाइड होती है, आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो यहाँ से आर्टरी गई कैपिलरी में डिवाइड, दोनों को कनेक्ट करिए प्लीज। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा एल्वियोलाई के बारे में, उसके ऊपर कैपिलरीज भी पढ़ ली, तो वो कैपिलरीज यही सेम कैपिलरीज है। तो लंग्स में कैपिलरीज आई और
किस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिया, आप यहाँ पर समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो वहां पर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट कर दिया जाएगा। तो लंग्स में रेड कलर से शो किया मैंने कि ऑक्सीजनेटेड कर देगा। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स। अब अगर आप बोलोगे सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमेशा आर्टरी कैरी करती है, नहीं, यहाँ पर लंग्स से कहाँ आ रहा है, हार्ट में, मतलब कि एक ऑर्गन टू हार्ट। तो मेन पॉइंट क्या है, ऑर्गन टू हार्ट, क्योंकि ऑर्गन टू हार्ट आ रहा है, प्रेशराइज ब्लड नहीं है, तो वेन्स कैरी कर सकती हैं, आर्टरीज की जरूरत नहीं है, थिक वॉल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी, कहाँ लेके आएंगी, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएंगी। अब लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल जा रहा है वो भी कैसे जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड जा रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट है वो पंप करेगा, इतने प्रेशर से पंप करेगा कि वो जो ब्लड है वो दोबारा कहाँ चलाएगा, हर एक बॉडी के पार्ट में चला जाएगा, चाहे हमारा पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे हमारा ब्रेन हो, हर जगह वो ऑक्सीजन लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर क्रिएट करके बॉडी के हर एक कोने तक जाएगा। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। कौन लेके जाएगा, आर्टरीज। स्पेशल नेम क्या है, ओटा। अब कोई ओटा बोलता है, कोई एओटा बोलता है, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखिए, मेन है स्पेलिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपकी मर्जी है, जो बोलना चाहे बोलिए, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ज्यादा डिटेल में आप लोग देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, जब भी किसी एक चेंबर को, ठीक है, 4 चेंबर में बस एक चेंबर से चाहे दूसरे चेंबर में जाए, चाहे वो बॉडी में जाए, चाहे वो हार्ट में जाए, सॉरी लंग्स में जाए, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ भेजेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ भेजेगा, उसके बाद ये यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ भेजेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बॉडी में भेजेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक में देखें एनसीईआरटी में तो 3 टर्म्स आती है जब उन्हें रिसीव करना होता है। जब भेजना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म आएगी, लेकिन जब आपको सॉरी रिसीव करना होता है 3 टर्म आती है। एक आता है आपकी टर्म आपके पास रिलैक्सेस, एक आता है आपके पास डायलेट्स, और एक आता है आपके पास एक्सपैंड। तो जो टर्म है जितना मुझे याद है, यहाँ पर आपके पास रिलैक्स करता है, जब लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है तो रिलैक्स करता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल करता है तो एक्सपैंड करता है, जब राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है तो ये भी एक्सपैंड होता है, और जब राइट वेंट्रिकल रिसीव कर रहा होता है तो वो डायलेट होता है, ठीक है। 4 वर्ड है REED करके, तीनों का मीनिंग जो है, ठीक है, वो 2 जगह पे एक्सपैंड है, तीनों का जो मीनिंग है वो एक ही होता है कि वो खुलते हैं, ठीक है, एक्सपैंड होता है, सो दैट वहां पर आराम से रिसीव कर सके। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर डबल सर्कुलेशन की बात आती है, क्वेश्चन आता है कि डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी से जब ब्लड गया है वो हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है, फिर बॉडी में जाता है। तो बॉडी से निकलने के बाद दोबारा बॉडी में आने पर ब्लड हार्ट में 2 चक्कर लगाता है, ठीक है। बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, एंड देन हार्ट टू अगेन बॉडी। तो 2 चक्कर लगे, इस वजह से क्या नाम आता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन भी क्लियर हो गया, ये डायग्राम आपको क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो आर्टरीज वेन्स आता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो हम सीधे चल रहे हैं आपके प्लेटलेट्स में। मैंने सिर्फ इतनी सी लाइन की, हेल्प टू क्लॉट द ब्लड। अब मेन चीज हेल्प तो करता है, बट आखिर होता क्या है, ठीक है। किसी भी काम करने के टाइम पे, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे आप कहीं जा रहे हैं, आपको इंजरी हो जाती है किसी भी तरीके से, आपके जो ब्लड वेसल है, चाहे आर्टरी हो, वेन हो, या फिर आपके कैपिलरीज हो, तो कट हो जाते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि प्रेशर मेंटेन रहे ब्लड का, ठीक है, जो ब्लड निकल रहा है उसको मिनिमाइज करा जा सके, ठीक है। अब अगर आर्टरीज कट जाती हैं तो प्लेटलेट्स कुछ नहीं कर सकती, इवन वेन्स कट जाती है तो हाँ प्लेटलेट्स कुछ टाइम बाद कम कर देती हैं, कैपिलरीज में काफी जल्दी कर देंगी, लेकिन आर्टरी में मान के चलिए नहीं काम करेंगे। आर्टरी बहुत ज्यादा प्रेशर ब्लड होता है, काफी थिक होती है, कटती है, तो आपको कुछ बैंडेज यूज करना पड़ेगा, कोई टाइट प्रेशर यूज करना पड़ेगा, सो दैट उसमें से ब्लड ना निकले, ठीक है। प्लेटलेट्स करती क्या है, ठीक है, सॉरी प्लेटलेट से पहले हम लोग बात करते हैं, अगर ब्लड ज्यादा निकल जाता है तो इश्यू क्या होता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, वो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है। अब पंप कर रहा है, लेकिन जो ब्लड का अमाउंट है वो बॉडी में से कम हो चुका है, ठीक है, तो वो तो अपनी स्पीड से पंप करता रहेगा, लेकिन पंप करने के लिए ब्लड ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हार्ट एक जो सिस्टम से चल रहा होता है, जो उसका सिस्टम है, जो उसकी स्पीड है, जो बचपन से लेके आप जब तक मरते नहीं, हार्ट कंटिन्यूसली स्पीड से जो चलता रहता है, वो चेंज हो जाती है। वहां पर हार्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है और वहां पर आपका हार्ट फेल हो सकता है। तो इसलिए ब्लड का जो लॉस है वो मिनिमाइज करना होता है। जो बड़े लॉस होते हैं वो आप टैकल करते हैं, जो छोटे लॉस होते हैं वो प्लेटलेट्स टैकल करते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, जहां पर भी
आपका होता है कि हाँ पंक्चर हो गया, वहां से ब्लड लीक कर रहा है, तो वहां पर उनका काम होता है टू मेक इट श्योर कि ब्लड क्लॉट कर लिया जाए, ब्लड का लॉस कम से कम हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारे आज के पूरे वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ आप बहुत जल्दी से अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे कि आखिर लिम्फ होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होता, कभी इससे पहले सुना भी नहीं होता। प्लेटलेट्स तो आपने सुना होता है, इवन ये सब कुछ भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। ठीक है, लिम्फ थोड़ा नया टॉपिक है। तो लिम्फ की अगर हम बात करते हैं तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का दूसरा नाम होता है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले ही डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा आपको लिम्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि लिम्फ क्या होता है, कैसे होता है। तो इतना आप समझ चुके हैं। अभी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज डिवाइड होती है। ठीक है, ये डिवाइड हो रही है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा गैप्स। ठीक है, ये गैप्स क्या, छोटे छोटे जो पतली पतली मेम्ब्रेन है, कैपिलरीज। तो आर्टरीज डिवाइड हुई कैपिलरीज में, कैपिलरीज दोबारा जुड़ के बना रही है वेन्स। अब आर्टरीज की बात आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब होता ब्लड है, ब्लड में तो बहुत सारी चीजें। तो ब्लड में से मेनली 3 चीज निकलती है। ठीक है, एक निकलता है प्रोटीन, एक निकलता है प्लाज्मा और एक निकलता है ब्लड सेल। लेकिन ब्लड सेल में आरबीसीज नहीं निकलेंगे। कैसे याद रहेगा, कलरलेस की वजह से याद रखिएगा। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि ब्लड का जो रेड कलर है वो किस वजह से, आरबीसी की वजह से है। ठीक है, अब ब्लड में क्योंकि आरबीसी नहीं है, जो हमारा ब्लड जो ब्लड सेल्स आ रहे हैं लिम्फ में बनाने के लिए, उसमें आरबीसी नहीं है, तो उसका कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो लिम्फ, जिसका दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल को मिला के निकलता है। तो कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू आपका ये 3 चीज निकल जाती है। और सेल्स, ये आपके मैंने सेल्स बनाए, सेल्स के बीच में आपको दिख रहा होगा शायद रेड कलर किया मैंने यहाँ पर, जो स्पेसेस होती है, ये क्या आपके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती है टिश्यूज में, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पर जाके ये 3 चीज फंस जाती है और वहां पर ये क्या बनाती है, लिम्फ बनाती है, टिश्यू फ्लूइड बनाती है। एंड देन कुछ टाइम बाद ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये आपका फ्लो करता है, फ्लो करते करते कहाँ आता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है। ठीक है, ये फ्लो करते करते कहाँ गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ गया। और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर ये कैरी करती है लिम्फ को। ठीक है, और ऐसे करके बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आती है, ये भी लिम्फेटिक कैपिलरी होगी, ये भी होगी, और ये मिलके क्या बनाती है, लार्ज लिम्फ वेसल बनाती है। और ये जो लार्ज लिम्फ वेसल है ये भी अल्टीमेटली कहाँ ओपन होता है, वेन्स में ओपन होता है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझ चुके हैं अभी तक, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में वैसे भी आ रहा होगा कि सर आर्टरीज से ब्लड गया, कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज से यहाँ इतनी चीज निकली, जो बचा ब्लड है वो यहाँ से गया, और जो यहाँ निकला वो भी अल्टीमेटली वेन्स में जाके मिल गया। तो फायदा क्या हुआ, अगर उसने वापस वेन्स में आना ही था तो निकला ही क्यों, और अगर निकला तो फायदा क्या, तो फायदा क्या, उसके फंक्शन। ये जो 2 फंक्शन है, इसमें मैं चाहूंगा आप लोगों से कि वर्ड भी इधर का उधर ना करो। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी से एग्जैक्ट देख के लिखा है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली आप याद कर लो। ठीक है, जो इसका फंक्शन है। तो लिम्फ यहाँ आ गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लार्ज लिम्फ वेसल में बना और वेन्स में चला गया। अगर मैं सीधा इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये लाइन हम देख चुके हैं, आरबीसी नहीं होते, इस वजह से कलरलेस होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो भी डाइजेस्टेड फैट होता है, ठीक है, जो बचा कुचा होता है, ठीक है, तो वो सारा का सारा इंटेस्टाइन से लेके आने का काम क्या है, लिम्फ का है। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। जो भी आपका फ्लूइड है एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस में फंसा हुआ है, इन स्पेसेस में जो भी फ्लूइड फंसा हुआ है, तो लिम्फ उसे अपने साथ कैरी करते हैं और कहाँ, वेन्स में ले आते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो मैं बताऊंगा, जो इन दोनों से भी क्लियर नहीं होगा, जो अभी बताऊंगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब लोगों ने टैटू के बारे में सुना है, ठीक है, कि हम लोग टैटूइंग कराते हैं। मैं परमानेंट टैटू की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल टेम्परेरी टैटू बनाते तो खुद ही मिट जाता है, चाहे मैंने कभी कराया नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में मिटे। लेकिन जो परमानेंट टैटू होता है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके साथ होता है। जो टैटू कराते हैं उसकी कॉस्ट काफी ठीक होती है, 2000, 5000, 10,000 जितनी भी होगी। लेकिन अगर आपको उसे रिमूव कराना है तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, और वो आप किसी भी शॉप से जाके नहीं करा सकते। आपको प्रॉपर डॉक्टर से बात करनी होगी, प्रॉपर थेरेपी करानी होगी, तब जाके वो निकलता है। अब कैसे निकलता है, सबको पता है कि जो परमानेंट टैटू होता है वो कैसे कराया जाता है। छोटी छोटी बहुत पतली पतली नीडल होती है, और 1 सेकंड में करीबन 15 या 20 नीडल 1 सेकंड में आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर रही होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताऊं कि ये आपके पास स्किन है, और स्किन में यहाँ पर आपके पास ये एपिडर्मिस स्किन है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली स्किन होती है। उसके नीचे आपके पास दूसरी है, जो उसके बाद सेल्स आते हैं। जो इंक होती है वो इसके बीच में छोड़ी जाती है, वो इस जगह पे छोड़ी जाती है। ठीक है, तो एक लेयर है, उस लेयर के अंदर इंक छोड़ी जाती है, सो दैट अगर आप हाथ को धो भी लो तो ऊपर ऊपर से धुले, जो इंक है उसको कोई भी इफेक्ट ना हो।
तो इस तरीके से किया जाता है। अब इस इंक को दोबारा वापस निकाला कैसे जाता है, तो इसको उस जगह से नहीं निकाला जाता, थेरेपी कराई जाती है, ठीक है, या तो अल्ट्रासाउंड भेजी जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से अल्ट्रासाउंड क्या करती है, जो इसके इंक के पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक कर देती है। आपके मान लो इतने बड़े बड़े पार्टिकल है जो यहाँ बीच में फंसे हुए हैं, नीडल ने डाला वहां फंसे हुए हैं, तो अल्ट्रासाउंड भेजी जाएगी और वो इस इंक के पार्टिकल को तोड़ देगी, बिल्कुल ब्रेक करके चूरा बना देगी। उससे होगा क्या, ये इतने पतले हो जाएंगे कि लिम्फ के साथ कैरी करने हो जाएंगे, लिम्फ के साथ कैरी हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इमेजिन करो, यही सेम बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर लिम्फ प्रेजेंट है, यहाँ पर इंक प्रेजेंट है, तो जब यहाँ पर लिम्फ आएगा, तीन चीज निकल के आएंगी, तीन चीज वो इसके साथ मिक्स होगी, और जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा तो ये इंक भी जो ब्रेक अभी हुई है, पहले जब ब्रेक नहीं हुई थी तब ये नहीं निकल सकती थी स्पेस में से, अब जब ब्रेक हो गई है तो ये लिम्फ के साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज से वेन्स में जाता है, वेन से किडनी में जाता है, और किडनी वहां पर इसको फिल्टर कर देती है, और जब फिल्टर कर देती है तो ब्लड अलग हो जाता है, और जो इंक होती है वो यूरिन में मिक्स हो जाती है, ठीक है, और फिर यूरिन के थ्रू आपकी इंक बाहर निकलती है। तो चाहे टैटू आप कहीं भी कराओ, जो उसकी इंक होती है वो निकलने का प्रोसीजर कहाँ से, वो यूरिन के थ्रू है। तो होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग होता है, इवन चाहे रेस्पिरेशन की बात हो चाहे सर्कुलेटरी, बट सर्कुलेटरी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी पॉइंट मिस किया है, मैं मोस्टली एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं सारी कोशिश रहती है कि मैं डिस्कस करूँ, एंड होपफुली मैंने यहाँ पर जस्टिफाई किया है एनसीईआरटी को। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप में आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।